डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स एंड कूलम एंड स्टेट्स। आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कूलम और स्टेट्स किसको बोलेंगे, तो हम स्टेट्स किसको बोलेंगे उसका हम डिफिनेशन देखिए लिख रखे हैं कि स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। स्ट्रक्चर मेंबर है, अगर ये एक्सियल लोड सब्जेक्ट करे तो इसे हम स्टट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टट्स। स्टट्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ये कूलम मेंबर है, ये मान लीजिए कूलम मेंबर है, ये अगर ऐसे कूलम है और एक्सियल लोड इस तरह के लग रहा है तो ये स्टट्स है। ऐसे भी है कॉलम, अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो ये स्टट्स है। हॉरिजॉन्टल भी है तो स्टट्स है। एक्सियल लोड लगे, स्ट्रक्चरल मेंबर पर कैसा लोड लगे? एक्सियल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टट्स। उसे हम स्टट्स बोलेंगे। अगर स्ट्रक्चर मेंबर पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगे तो उसे हम बोलेंगे स्टट्स। एक कंडीशन है कि अगर स्टट्स क्या हो? वर्टिकल हो। अगर स्टट्स वर्टिकल हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। उसे हम लोग कॉलम बोलेंगे। नहीं तो जैसे बिल्डिंग में वर्टिकल स्ट्रक्चर है और कंप्रेसिव लोड बियरिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को अगर ट्रांसवर्स शेयरिंग लोड बियर करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीम। अगर स्टट्स वर्टिकल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम एंड स्टट्स, कॉलम एंड स्टट्स के फैल का तीन कंडीशन है कि शॉर्ट कॉलम जो है, छोटा जो कॉलम है उस पर आप कंप्रेसिव लोड लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? अगर पूरा क्रिटिकल कंप्रेसिव लोड लगाइएगा तो क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैश। देखिए ये छोटा कॉलम है, अगर इस पे हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो ये क्या हो गया? क्रैश हो गया। अगर हम बड़ा कॉलम में कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, इस पे अगर हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो देखिए क्या होगा? ऐसे मुड़ रहा है, तो इसी मुड़ने को क्या कहते हैं? बकलिंग। क्या कहते हैं? बकलिंग। देखिए बक्कल हो रहा है, ये क्रश नहीं हो गया, बक्कल हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बकलिंग को बोलते हैं। तो हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं कि शॉर्ट कॉलम इज फैल्ड बाय क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम, छोटा कॉलम अगर होगा, कॉलम किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और कंडीशन क्या होना चाहिए? वर्टिकल। अगर स्टट्स वर्टिकल है तो उसे हम कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम को फेल होने का तीन कंडीशन है। तीन प्रकार का कॉलम को हम कंसीडर करेंगे। एक शॉर्ट कॉलम इज फेल्ड बाय क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम कैसे फेल होगा? क्रशिंग के द्वारा। और लॉन्ग कॉलम, देखिए लॉन्ग कॉलम है तो ये क्रशिंग नहीं, क्या हो रहा है? बक्कल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बक्कल हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, बक्कल। लॉन्ग कॉलम इज फेल्ड बाय बकलिंग और इंटरमीडिएट कॉलम इज फेल्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग। तो फेल ऑफ कॉलम को देखेंगे, उसमें उलर सबसे पहले उलर वैज्ञानिक था जो कि बकलिंग और क्रिपलिंग लोड को निकाला। क्या कि देखिए कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो देखा कि कंप्रेसिव लोड इस पे लग रहा है तो इसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने से पहले बीम क्या हो गया? बक्कल कर गया और फेल कर गया। बीम क्या हुआ? बक्कल होके फेल कर गया। तो कम लोड है, तो वो कौन सा कम लोड है, वो कौन सा क्रिटिकल लोड है, उस लोड को सबसे पहले उलर्स वैज्ञानिक ने फाइंड आउट किया। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे उलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड। उसके लिए उसने कुछ एजम्पशन को कंसीडर किया। तो फर्स्ट एजम्पशन है कि ये कूलम जो लेंगे शुरू में ये परफेक्टली क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले से बकल है, तो उस पर क्रिटिकल लोड क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो हमें परफेक्ट क्रिटिकल लोड नहीं आ पाएगा।
तो इनिशियली क्या होना चाहिए, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया सभी जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, कूलम का क्रॉस सेक्शन एरिया सभी जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। एनिसोट्रोपिक वैसा मटेरियल जिसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो, और आइसोट्रोपिक जिसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम हो। तो मटेरियल किसका कैसा होना चाहिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। और हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसको फॉलो करना चाहिए। लेंथ जो है बहुत बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू डायमीटर। और फैल जो होगा, फैल होगा किसके कारण, ड्यू टू बकलिंग के कारण। तो लॉन्ग कॉलम इज फेल्ड बाय बकलिंग। तो हम अभी क्या बोले कि कॉलम और स्टड्स का फेल का तीन कंडीशन, तीन प्रकार का कॉलम हम कंसीडर करेंगे। एक शॉर्ट कॉलम इज फेल्ड बाय शॉर्ट कॉलम is held by short column is held by crushing. Short column is held by crushing. Short column is held by crushing. Short column क्रशिंग के कारण फेल होगा। तो क्रशिंग लोड क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस हो जाएगा कंप्रेसिव लोड बटा क्रॉस सेक्शन एरिया, कंप्रेसिव लोड बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। शॉर्ट कॉलम एक ले रहे हैं, शॉर्ट कॉलम छोटा सा कॉलम ले रहे हैं, इस पे हम पी लोड लगा रहे हैं। पी लोड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो ये कैसे फेल होगा, इस पे कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, क्रिटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण ये क्रैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये छोटा है, देखिए कॉलम है, इसको क्या हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा। से ये छोटा कॉलम है, इस पे हम अगर लोड लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तो ये बक्कल नहीं होगा बल्कि क्रैश होगा। देखिए क्रैश हो गया। तो शॉर्ट कॉलम इज फेल्ड बाय क्रशिंग। इसमें सिर्फ कंप्रेसिव लोड मैक्सिमम होता है, बकलिंग नहीं होगा। शॉर्ट कॉलम का बकलिंग नहीं होगा। लॉन्ग कॉलम इज फेल्ड बाय बकलिंग। लॉन्ग कॉलम जो है बकलिंग के कारण फेल होगा। किसके कारण होगा, बकलिंग के कारण फेल होगा। इसको सबसे पहले पुलर्स ने फाइंड आउट किया। तो इसमें हम लोग क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालेंगे। क्रिटिकल बकलिंग लोड कितना होगा, n² π² E I मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम बटे L इक्विवेलेंट का स्क्वायर। इसका प्रूफ हम देखेंगे अभी। तो लॉन्ग कॉलम इज फेल्ड बाय किसके कारण फेल होगा, तो लॉन्ग कॉलम होगा बकलिंग के कारण फेल, और शॉर्ट कॉलम होगा क्रशिंग के कारण फेल होगा। इंटरमीडिएट कॉलम जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग। इंटरमीडिएट कॉलम इंटरमीडिएट कॉलम इज फेल्ड होगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
कॉम्बिनेशन और बहुत यानी कंप्रेसिव लोड और बकलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोफेसर रैंकिन इसके लिए सबसे पहले प्रोफेसर कौन दिया? प्रोफेसर रैंकिन ने एम्पिरिकल फार्मूला दिया। सबसे पहला एम्पिरिकल फार्मूला कौन दिया? प्रोफेसर रैंकिन। वो 1/PR क्या है? रैंकिन क्रिटिकल रैंकिन लोड, रैंकिन का क्रिटिकल लोड बराबर 1/बकलिंग लोड प्लस 1/कंप्रेसिव लोड। ये इंटरमीडिएट कूलम के लिए इसको हम अप्लाई करेंगे। इसमें ये क्या होगा? तो ये है बकलिंग लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड, क्रिटिकल बकलिंग लोड है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू हम अभी प्रूफ करेंगे। m² π² E I मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिनिमम एक्सिस बटे L इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो आइए हम प्रूफ करते हैं कूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड को। प्रूफ करने से पहले हम एजम्पशन को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए प्रूफ करेंगे। प्रूफ अगर आपको पूछे तो उसमें एजम्पशन को जरूर लिखना है। 5 एजम्पशन है, उसे हमने डिस्कस कर दिया कि क्या होना चाहिए। कूलम जो है परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हुक्स लॉ को फ्लो करनी चाहिए और होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हो, लेंथ बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू डायमीटर या क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में लेंथ क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा हो। क्योंकि कूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड जो है लॉन्ग कूलम के लिए ही वैलिड है, शॉर्ट कूलम में ये फेल हो जाता है और इंटरमीडिएट कूलम में भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो इसके लिए प्रोफेसर रैंकिन ने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया। उस एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके हम इंटरमीडिएट कूलम को सोल्व करते हैं। तो हम क्रिटिकल बकलिंग लोड, कूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड को प्रूफ करेंगे। कूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड, कूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड में अभी हमें सिर्फ 4 इंड कंडीशन, 4 टाइप्स ऑफ इंड कंडीशन ऑफ द कूलम या स्टड्स को ही पढ़ना है। 4 टाइप्स ऑफ इंड कंडीशन, hinge fix and fix and free। 4 इंड कंडीशन को ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं कि कूलम्स का बोथ साइड क्या है? हिंज है। बोथ साइड ऑफ द कूलम्स आर हिंज। ये क्या है? हिंज का साइड है। यहाँ से रोटेट कर सकता है बीम, फ्रीली मूव कर सकता है। और ऊपर भी क्या किए हैं? इसको हिंज कर दिए हैं, ऊपर भी इसको हिंज कर दिए हैं। यहाँ अगर लोड हम रखें, यहाँ लोड रखें तो बीम क्या हो? यहाँ से फ्रीली मूव करे। दोनों यहाँ क्या है? हिंज है।
दोनों इंड क्या है, हिंज है, बोथ इंड हिंज। हम पहला कंडीशन ले रहे हैं, बोथ इंड हिंज, बोथ इंड हिंज, बोथ इंड क्या है, हिंज। यहाँ भी हिंज है और यहाँ भी हिंज है। हिंज का अर्थ है कि यहाँ फ्रीली मूव कर सकता है, यहाँ भी फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये इंड भी फ्रीली रोटेट कर सकता है। जब इसे हम लोड देंगे तो अगर हम क्रिटिकल बकलिंग लोड दें पीसी, तो ये क्या हो जाएगा, बीम क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा, बीम क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। तो हम बकलिंग कितना बकल हुआ, कितना इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, वाई डिस्टेंस पे हम मानते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन x हो गया, वाई डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन x हुआ, x डिफ्लेक्शन हुआ। तो बीम का प्रॉपर्टी होगा कि इस मोमेंट जनरेट होगा, ये डिफ्लेक्शन को क्या करे, रोके, डिफ्लेक्शन को क्या करे, ये रोके। अब पी लोड के कारण मोमेंट कितना होगा, देखिए पी लोड यहाँ है और बीम यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो पी क्रिटिकल लोड के कारण जो मोमेंट होगा पी क्रिटिकल इंटू x। इस मोमेंट को हम ये बीम का इंटरनल फाइबर जो है उसमें कितना मोमेंट होगा, ये इस डिफ्लेक्शन के कारण, तो इस डिफ्लेक्शन के कारण कैसे मोमेंट, कितना मोमेंट होगा, तो उसे हम बेंडिंग इक्वेशन से निकालेंगे। आगे चैप्टर में हम बेंडिंग इक्वेशन को प्रूव करेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसमें यूज करने के लिए बता दे रहे हैं कि बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट बटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है E बटे R रेडियस ऑफ कर्वेचर R बराबर बेंडिंग स्ट्रेस बटे Y, बेंडिंग स्ट्रेस बटे Y। Y क्या है, कितना डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन है, बेंडिंग स्ट्रेस बटे Y। यहाँ से हमें m बटे I बराबर E बटे R, दो इक्वेशन को लेके अगर चले तो यहाँ से हमें m बराबर निकल के आएगा EI बटे R। तो m बराबर EI बटे 1 बटे R ही क्या हो जाता है, 1 बटे R हो जाता है d स्क्वायर x बटे dx स्क्वायर dy स्क्वायर। y डिस्टेंस पे है और x डिफ्लेक्शन है, तो ये हो जाता है, इसको हम प्रूव करेंगे आगे। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, ये मोमेंट इंटरनल फाइबर में कितना मोमेंट हो जाएगा, इंटरनल फाइबर में मोमेंट हो जाएगा I d स्क्वायर x बटे dy का स्क्वायर। इंटरनल फाइबर में इतना मोमेंट हो जाएगा। इसमें हम निगेटिव लेंगे, अगर बीम ऐसे सेगिंग हो गया तो निगेटिव लेंगे, अगर बीम ऐसे है और इस तरह से हो जाए तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए इसमें निगेटिव साइड इतना हो गया, तो दोनों ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा कि इंटरनल फाइबर में मोमेंट और मोमेंट ड्यू टू क्रिटिकल बकलिंग लोड दोनों इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल करते हैं। मोमेंट बराबर P क्रिटिकल लोड इनटू x। मोमेंट हमें कितना आया, EI d स्क्वायर x बटे dy का स्क्वायर बराबर PC इंटू x। इस साइड करते हैं तो हो जाएगा EI d स्क्वायर y dx स्क्वायर बटे d स्क्वायर y माइनस P क्रिटिकल लोड इंटू x बराबर 0।
का स्क्वायर माइनस पी क्रिटिकल बटे ई आई एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमें किस तरह का इक्वेशन प्राप्त हुआ? तो ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जिसका ऑर्डर 2 है एंड डिग्री 1 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ से अब हमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आप गोविंद सर के वीडियो में देखिएगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर का एंड डिग्री 1 है। तो इसे हम क्या करते हैं, डी बटे डी वाई को मान लेंगे डी। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस पी सी बटे ई आई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम डी स्क्वायर माइनस पी सी बटे ई आई एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म भी 0 हो सकता है और ये सब पॉजिटिव है सभी जगह। तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस पी सी बटे ई आई इक्वल टू 0 करने से हमें डी स्क्वायर बराबर पी सी बटे ई आई अंडर रूट, और ये माइनस हो जाएगा -1 का -1 रूट अंडर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई इमेजिनरी यूनिट उल्टा हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आ गया। तो x बराबर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर a e टू दी पावर x बराबर a e टू दी पावर सर x बराबर a e टू दी पावर माइनस प्लस माइनस डी वाई, ये सॉल्यूशन होता है। तो x बराबर में a e टू दी पावर d के स्थान पर क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर पी सी बटे ई आई इंटू इमेजिनरी यूनिट होता है। तो हम जानते हैं कि x बराबर a टू दी पावर e आई थीटा हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिखते हैं a y क्या किया इसमें का y कैपिटल D के बाद जो y लिखे थे y है सर। अच्छा ठीक है। a cos थीटा प्लस अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस आई साइन थीटा। इसी का यूज करके हमें फाइनल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा a cos रूट अंडर पी सी बटे ई आई वाई प्लस बी प्लस डी प्लस बी साइन रूट अंडर पी सी बटे ई आई वाई में ये सॉल्यूशन आया। ये सॉल्यूशन आया। अब हम इधर रब करते हुए
फाइनली ये प्राप्त हुआ a cos रूट अंडर p क्रिटिकल बटे ei y प्लस b sin रूट अंडर pc बटे ei y। अब हम इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट इन कंडीशन और ये सेकेंड इन कंडीशन एट फर्स्ट इस इंड पे देखिए जब y क्या हो 0, y यहाँ आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा 0 एट 1 एट फर्स्ट इंड y बराबर 0 x बराबर भी 0। इसमें रखते हैं x बराबर 0 a cos रूट pc बटे ei y को हम 0 करेंगे प्लस b sin रूट अंडर pc बटे ei y को 0 तो 0 a cos 0 1 प्लस sin 0 0 +2 में। तो यहाँ से हमें a इक्वल टू 0 निकल के आया। हमें इक्वेशन आया x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो b sin रूट अंडर pc बटे ei इंटू y। ये इक्वेशन आया। अब हम दूसरा इन कंडीशन लगाते हैं इस इक्वेशन में। इन कंडीशन एट 2 पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ के बराबर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लेंथ घट गया मुड़ने के कारण। तो ये लेंथ हो गया लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ। मुड़ने के बाद जो लेंथ बचा जिस पॉइंट पे हम इस डिफ्लेक्शन को मान रहे हैं वो, तो एट 2 y का वैल्यू कितना हो जाएगा L इक्विवेलेंट और x का वैल्यू क्या हो जाएगा x। यहाँ पर भी x क्या होगा इधर की ओर 0, x क्या होगा 0। तो इस कंडीशन को रखते हैं। इस कंडीशन को रखेंगे तो हमें x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो b sin रूट अंडर pc बटे ei y के स्थान पर क्या रखेंगे L इक्विवेलेंट। ये 0 है 0 x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 b sin रूट अंडर p क्रिटिकल बटे n मॉडुलस इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इक्विवेलेंट। ये दो टर्म ये 0 है, इधर में से दो टर्म में से कौन सा 0 होगा हमें डिसाइड करनी है। यदि हम b को 0 कर दें, अगर हम b को 0 कर दें तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। हमने इक्वेशन को मान रखा है कि x का कुछ वैल्यू है तो ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम b को 0 नहीं कर सकते हैं। तो b 0 नहीं है तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो साइन कहीं ना कहीं 0 होगा। तो साइन रूट अंडर p क्रिटिकल बटे ei इंटू L इक्विवेलेंट बराबर 0। तो साइन 0 साइन एंगल है थीटा, साइन थीटा 0। तो साइन थीटा 0 कहाँ होता है देखिए, साइन 0 0 साइन 0 0 पाई पे 0 2 पाई पे 0 3 पाई पे 0 माइनस पाई पे 0
-2 पाई पे 0, तो साइन इंटीजर इनटू पाई पे क्या हो रहा है 0। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इंटीजर इनटू पाई, इंटीजर n क्या है इंटीजर, इनटू पाई पे 0 हो गया। ये दोनों टर्म को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों टर्म को इक्वेट करेंगे तो हमें निकल के आएगा पी क्रिटिकल बटे ई आई एल इक्विवेलेंट बराबर एन इंटीजर इनटू पाई, यहाँ से हमें पी क्रिटिकल बटे ई आई का अंडर रूट बराबर हो जाएगा एन पाई एल इक्विवेलेंट, अगर रूट इधर से उधर ले जाए तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल इक्विवेलेंट। तो हमें पी क्रिटिकल बकलिंग लोड निकल के आया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मिनिमम बटे एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि क्रिटिकल बकलिंग लोड कितना होता है, क्रिटिकल बकलिंग लोड होता है एन स्क्वायर नंबर ऑफ लूप एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे एल इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो ये हमें निकल के आया कि क्रिटिकल बकलिंग लोड ये क्या है, क्रिटिकल बकलिंग लोड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रिटिकल बकलिंग लोड के 4 इंड कंडीशन में क्या क्या होगा और इसे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।